हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, आज जो हम बिज़नेस स्टडीज़ में करने जा रहे हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं, बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट। और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इन दोनों वर्ड से किसी ना किसी तरीके से परिचित होंगे, है ना। जब हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो हमारे माइंड में एकदम से क्या आता है कि बिज़नेस क्या है। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, है ना, किसी चीज़ में बिजी रहना। अब बिजी तो सर हम बहुत चीज़ों में रहते हैं, है ना। मैं खाना बनाने में बिजी हूँ घर के, तो इज़ इट बिजनेस और नॉट। तो उसके लिए माइंड में एक और चीज़ फिर से आई कि बिजनेस मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। देयर आर मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ना, और विच वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो हमारे लिए बिजनेस नहीं कहलाएंगी, क्योंकि उनसे कुछ हमारे लिए प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रहा है। और बिजनेस का डायरेक्टली लिंक किससे होता है? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट कहाँ से होगा? हमेशा कहाँ से होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, विद द मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, है ना। ये तो हमें पता चल गया बिजनेस का। तो एनवायरनमेंट क्या है? अब एनवायरनमेंट तो सर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, पर कॉमर्स में नहीं पढ़ा है इसको, तो हमने साइंस में पढ़ा है ना। द सराउंडिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, है ना, कि जो हमारे आसपास के सराउंडिंग है, जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो हमारे लिए एनवायरनमेंट है। तो ठीक है बेटा, वही तो एनवायरनमेंट है। आप अब इस एनवायरनमेंट जो वर्ड है, इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे तो इसका मीनिंग स्लाइटली चेंज होता रहेगा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी के अंदर, तो हम बोलते हैं कि उसका एनवायरनमेंट उसको ऐसा ही मिला होगा, तब जाके वो ऐसा है, ठीक है। तो घर का माहौल कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है ना। घर का एनवायरनमेंट, घर का माहौल अगर बहुत जोली नेचर का है, बहुत बढ़िया नेचर का है, तो बच्चे के अंदर हमेशा जो जो उसके इनहेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे? खुश मिजाज होंगे। इसी तरीके से बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में एनवायरनमेंट क्या होगा, है ना। तो बिजनेस के अंदर जो एनवायरनमेंट है बेटा, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है कई फैक्टर से लिंक करता है। लाइक इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है बिजनेस के, है ना, कि बिजनेस की वर्किंग कंडीशंस क्या है, बिजनेस की मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है, बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। वो सारे क्या है? उसके इंटरनल एनवायरनमेंट्स हैं। अब बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा? कि बिजनेस का लिंक पब्लिक से भी होगा, बिजनेस का लिंक गवर्नमेंट से भी होगा, बिजनेस का लिंक किसी टैक्सेशन पॉलिसी जो अपने एजेंसीज हैं उनसे भी होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस का भी अपना एक एनवायरनमेंट है बेटा। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम पहले बात करते हैं बिजनेस की दोबारा से। तो बिजनेस क्या है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the aim of earning profits under certain अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। देखो बेटा, बिजनेस के कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। और किसके लिए करते हैं वो? टू अर्न प्रॉफिट्स, है ना। लेकिन इसमें एक पॉइंट बोला है इसने, अंडर अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। बेटा ये अनसर्टेन जो मार्केट कंडीशन है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो एनवायरनमेंट का क्रिएशन इन्हीं पॉइंट से हो रहा है कि जो अनसर्टेन है हमारे लिए, एकदम से कुछ हो जाए, ठीक है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है, तो वो क्या है? आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट ही होगा, है ना। तो बोल रहा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्टिविटी कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हुज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड, ठीक है। जिसके थ्रू वो एक्टिविटी की जा रही है और उसको अगर प्रॉफिट मिल रहा है किसी एक्टिविटी को रेगुलरली करने से, तो वो बिजनेस है ना। अब ये बिजनेस नहीं होगा कि मेरा फ़ोन था, मैंने इसको यूज़ किया 1-2 साल, इसको मैंने बेच दिया, ठीक है, और फिर मैं अपना जो भी मेरा पैसा है मैं बोल दूँगा मैंने तो बिज़नेस कर लिया। नहीं, दिस इज़ नॉट अ बिज़नेस, क्योंकि ये रेगुलर नेचर में थोड़ी है। हाँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं रेगुलरली एक मेरी शॉप है प्रॉपर, तो मैं उसके थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन को बेचता हूँ, ठीक है, तो वो बिज़नेस होगा। पर एक मोबाइल फ़ोन जिसको मैंने यूज़ कर लिया, उसको मैं बेच रहा हूँ, उसके बाद उसको दोबारा से ख़रीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये काम नहीं करता, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो रेगुलर एक्टिविटी का होना जरूरी है, प्रॉफिट अर्निंग होना जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है, कॉन्टिन्यूस मतलब कि कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का भी होना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज मिलकर क्या बनाते हैं? एक बिजनेस को क्रिएट करते हैं। हाँ जी।
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्लास 11th में हम पढ़ ही चुके हैं बेटा इस चीज़ को। प्रॉफिट अर्निंग है, ग्रोथ, ठीक है, कि कोई भी बिजनेस आता है कि उसकी ग्रोथ हो रेगुलर बेसिस पर, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी देनी है, क्योंकि हमें पता है कि कस्टमर क्या है, कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ द मार्केट। क्या है बेटा, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। और उसी के बेस पे हमें क्या करना है, हमें आगे अपना प्रोडक्शन जो लेवल है उसको देखना है कि हाँ वो कस्टमर के बेस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन सर्वोपरि है। एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम फोकस ना करें, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, है ना। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, हर एक बिजनेस चाहेगा कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकाल कर दे, ताकि उसकी जो है रेपुटेशन बिजनेस के अंदर बढ़ती रहे, उसकी गुडविल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होती रहे। फिर है मार्केट के अंदर लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप भी चाहिए कि हम जो हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो कहाँ पर हो, टॉप मोस्ट पर हो, वो लीड करे सबको, है ना। फिर बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे तो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि हर एक बिजनेस चाहता है कि जितना मैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करूँगा उतना ही क्या होगा, मेरा जो स्कोप है, मेरा जो एरिया है वो स्प्रेड होगा, और जितना वो स्प्रेड होगा उससे बेनिफिट मुझे मिलेगा, है ना। तो बोल रहा है सर्विस टू द सोसाइटी, है ना। तो ये भी जो बिज़नेस है उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि हम सोसाइटी को भी लेकर चलें, जिस सोसाइटी के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है एटलीस्ट हम उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहें, है ना। वहाँ पर स्कूल खुलवा देना, वहाँ पर क्रैचेस खुलवा देना, वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, तो ये सारी सोशल सर्विसेज आ गई। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। तो अब देख रहे बेटा, हमने क्लास 11th के अंदर बिजनेस जो ऑब्जेक्टिव थे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था, है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव था। तो वो हमने फुल फ्लेज किया था, लेकिन हमने इन शॉर्ट यहाँ पर इनको ऐसे देखा है। हाँ जी, अब आते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट पर, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, तो देखो क्या बोल रहा है, बिजनेस हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि एक अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक एनवायरनमेंट की क्रिएशन तो होती है जो ह्यूमन बींग्स को जीने का सहारा देती है। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं अगर वो एक एनवायरनमेंट के अंदर है तभी तो जी पा रहे हैं। हवा है, पानी है, खाना है, इन सब का जो इनटेक हो रहा है उसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो बिज़नेस के लिए भी तो एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, है ना। तो बिज़नेस को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनवायरनमेंट की। क्यों, बिकॉज एनवायरनमेंट हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्किंग्स हो रही हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है बेटा, फिर बोल रहे हैं सेवरल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, ठीक है, अगर आप वहाँ पर बिजनेस करते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो उस एरिया की कंडीशंस क्या हैं वो आपको इम्पेक्ट करेंगी। ठीक है, इम्पेक्ट कैसे करेंगी, मान लो कि मैं इस एरिया में बिज़नेस ओपन करना चाहता हूँ, बिहार के अंदर मैंने एक बिज़नेस सेटअप करना है, तो मुझे बिहार गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिहार गवर्नमेंट में जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ उस एरिया के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टैक्सेशन एजेंसीज आएंगी, है ना, टैक्स एजेंसीज आएंगी, उनको प्रॉपर टैक्स की वो रिकवरी करते हैं, तो उससे पहले हम उनको टैक्स दे दें, है ना। हुआ क्या, मतलब ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं बेटा। ठीक है, सो देर इज़ अ नीड टू स्कैन और एग्जामिन द फोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कंप्लीटली टू रन द बिजनेस स्मूथली। एक बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें इसको कम्प्लीटली एग्जामिन करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट है क्या बिज़नेस का, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस को स्मूथली रन कर सकें। क्लियर है बेटा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट देखो आगे क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एज सच इज द टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। दोबारा वही पॉइंट बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के देखो जो आसपास क्या है, ये मेनली जो होता है टोटल जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे वो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स,
institutions and other forces which are outside the control of the business। अब आप खुद ही देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट कर दिए, तो बिजनेस क्या उसके अंदर कुछ मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है क्या? जाके वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता, उसको सिर्फ फॉलो करना है। एक गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है तो उस पॉलिसी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट को है। तो हमारा मतलब क्या हो रहा है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पॉलिसीज विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, बट वी डोंट इंटरफेयर इन दिस ऑल दिस थिंग्स ना, डायरेक्टली हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मतलब वो फोर्सेज हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब आप मतलब कोई प्रोडक्शन कर रहे थे, अब उस प्रोडक्शन के अंदर ले लो कि जो कस्टमर था उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो अब क्या बोलेंगे आप? उनको ज़बरदस्ती थोड़ी सामान बेच देंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा फिर, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपको उनके अकॉर्डिंग रह करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे बोल रहा है, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग इंक्रीज इन प्राइस, है ना। देखो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, तो उससे क्या होगा, अब बिजनेस जो है वो जाकर के ये थोड़े बोलेगा नहीं तुम टैक्स कम करो, तुम टैक्स कैसे बढ़ा रहे हो, नहीं बोल सकता। वो सिर्फ क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, फिर उसका जो भी बर्डन होगा किसके ऊपर डाल देगा, कस्टमर के ऊपर। पहले जो चीज़ वो 10 रुपये में बेच रहा था, अब वही चीज़ वो 12 या 15 रुपये में बेचना स्टार्ट कर देगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अगर टैक्स बढ़ाया गया तो उससे हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डायरेक्टली उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है चेंज इन प्राइस ऑफर्ड बाय द कंपटीटर्स, फिर बोल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है बेटा, अभी मान लो आज के टाइम पे बीजेपी की सरकार है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कोई और नई सरकार आती है तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, फिर हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, जो ये तो हमें हमें पता है कि स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है उसकी, इनस्टेबल है, कभी कोई गवर्नमेंट आएगी, कभी कोई गवर्नमेंट आएगी, फिर कोई और गवर्नमेंट आएगी। तो मतलब गवर्नमेंट चेंज होगी तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं, और उनके चेंज होने से हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ना। तो मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये भी एक एग्जांपल इसका कह सकते हैं। फिर बोल रहा है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि कस्टमर का जो प्रेफरेंस है, जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा अपना आपको। चेंज इन एनी लॉ और एक्ट, कोई भी एक्ट नया पारित किया जाता है या पार्लियामेंट के अंदर नया एक्ट को बना दिया या फिर कई एक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, कोई लॉज चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें अपने बिजनेस का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। पहले कंपनीज एक्ट 1956 को हम फॉलो कर रहे थे, अब कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किया जा रहा है। तो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के अंदर डिफरेंसेस तो होंगे ना कुछ ना कुछ, अगर दोनों सेम रहते तो फिर चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती, कुछ ना कुछ तो चेंज किया होगा। अब वो चेंज किया है, उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यही तो बिजनेस का एनवायरनमेंट है बेटा, कि बिजनेस का एनवायरनमेंट टोटली इनस्टेबल है, ठीक है, मतलब अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, बस यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। क्लियर है बेटा? हाँ जी। फीचर्स की बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब देखो बेटा, तो बोल रहा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट किसी एक फैक्टर से हमेशा अफेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है कि बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, उनके साथ कोलेक्टिवली जो उसका इम्पैक्ट है वो बिजनेस के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज सो इट इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मेनली एग्रीगेटिव इन नेचर है, मतलब कोई एक फैक्टर से काम नहीं चलता, सारे फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप के जो फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स हमें टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर डील करवाते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए जो फोर्सेज हैं वो स्पेसिफिक नेचर की भी हो सकती हैं और जनरल फोर्सेज की भी हो सकती हैं। कैसे? तो देखो क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज सच एज इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर स्पेसिफिक है, आपके बिजनेस से वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है तो आपका बिजनेस का जो कैपिटल है वो डायरेक्टली इंक्रीज करता है ना। मतलब इन्वेस्टर डायरेक्टली क्या करता है, बिजनेस से लिंक करता है, इसलिए वो स्पेसिफिक इन नेचर हो गया, ठीक है।
वो अब बोल रहा है कस्टमर्स अफेक्टेड बिजनेस डायरेक्टली। अब कस्टमर भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं क्योंकि बिजनेस जो चल रहा है किसके लिए चल रहा है, कस्टमर के लिए चल रहा है। अब हम जनरल फोर्सेस की बात करते हैं तो सोशल फोर्सेस आ गया, पॉलिटिकल आ गया, लीगल आ गया, टेक्नोलॉजिकल आ गया, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है अपने जर्नल फोर्सेज हैं जो जर्नली आपको इम्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये स्पेसिफिक आपके सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं बनाए गए, ये जर्नल क्या है हर एक बिजनेस के लिए ये जो इम्पैक्ट जो ये अपने फोर्सेज है इम्पैक्ट करते हैं। हाँ जी, इंटर जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर फोर्सेज हैं वो सारे इंटर रिलेटेड हैं। लीगल एनवायरनमेंट है वो पॉलिटिकल से इंटरलेट होगा। ठीक है, फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी लीगल से होगा, वो गवर्नमेंट फोर्सेस से भी इंटरलिंक करेगा। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनसे भी लिंक कर सकता है। लीगल जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनसे भी लिंक कर सकता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से लिंक करेंगे। समझ रहे बेटा। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके जितने भी फोर्सेज हैं दिस ऑल आर इंटर रिलेटेड इन नेचर। यस, डायनेमिक इन नेचर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एनी अदर फोर्सेज। कोई भी फोर्सेज हैं, मान लो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव हुआ तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। अब उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, बिजनेस पर। तो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो डायनेमिक हुआ ना, डायनेमिक, उसको कीप ऑन चेंजिंग चलता हो, रेगुलर बेसिस पे चेंज होना पड़ेगा। और रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है इसका मतलब डायरेक्टली हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तभी तो चेंज करना पड़ रहा है बार बार। अगर सर्टेन होता तो चेंज ही नहीं करना पड़ता बेटा, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एंड दीज चेंजेस आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। सबसे मेन बात क्या कि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब अगले टाइम पर क्या हो जाए, है ना। जैसे पिछले साल की हम बात करें तो टैक्स की पॉलिसीज़ कुछ और थी। ठीक है, इस साल जो बजट आया उसमें टैक्स की पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया गया है, अब उसमें ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब अगले साल क्या होगा वो कुछ नहीं पता, अगले साल शायद वो उनकी नई टैक्सेशन पॉलिसी आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये अनसर्टेन है। ठीक है, आप अभी भी सिचुएशन देख रहे हैं, अभी से जो अगर 21 मार्च से पहले की हम बात करें, 21 मार्च 2020 से पहले की बात करें तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सारे बिजनेस अपने अपने प्रॉपर वे में काम कर रहे थे। लेकिन 21 मार्च को लॉकडाउन के लिए एक मतलब नोटिस जारी कर दिया जाता है और अभी तक वो लॉकडाउन चल रहा है। तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सारे बिजनेस ठप हो गए, बंद पड़े हैं। ठीक है, सिर्फ जो अपने नेसेसरी आइटम्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, उनके लिए प्रोडक्शन चल रही है, बाकी सबके लिए प्रोडक्शन रुक गई है। तो हुआ क्या, अब क्या किसी ने सोचा था, कोई बिजनेसमैन ये सोच के बैठा था कि ऐसी कंडीशन आएगी फिर हमें ये हो सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए जो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए कितना नुकसान वाली बात होगी, है ना। हम एक छोटे वेंडर की बात कर लें, एक हलवाई की दुकान की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी दुकान में इतना सारा सामान पड़ा था, इतनी सारी मिठाइयाँ पड़ी थी, अब वो सारी क्या हो गई हैं, ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या कि अनसर्टेन है, हम कुछ नहीं कह सकते। यस, अभी देखो अनसर्टेन, देखो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं पॉइंट बेटा, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं। डायनेमिक इन नेचर है तभी तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है इसलिए हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको समझना मुश्किल है। अभी आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि अभी कोविड-19 जो है उसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया, तो उससे सारा का सारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब सारी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उसको हमें कैसे हमने डील किया, कैसे डील करेंगे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी गवर्नमेंट नोटिस जारी करती है, पब्लिक नोटिस जारी करती है, पॉलिसी जारी करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है। तो ये यही तो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेटा, जो रेगुलर चेंज होता रहेगा, जो कि अनसर्टेन भी है और जो कि कॉम्प्लेक्स भी है अपना आप में। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो इन शॉर्ट आप जो बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, उनको कैसे बोल सकते हैं। अब सिंगल लाइन में बोलना होगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस है। फिर बोला इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। अब ये भी तो मेन पॉइंट है कि हर एक बिजनेस यूनिट के लिए जो फोर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। ठीक है, किसी के लिए पॉजिटिवली करेगी, किसी के लिए नेगेटिवली भी कर सकती है। ठीक है, इट हैज़ बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दोनों तरीके के पड़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो अभी जैसे नेचुरल है ना, अब जो नेचुरल वायरस है उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो
हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी अनसर्टेन, अनसर्टेन तो है ही है, ठीक है ना, वो हम पढ़ के आ चुके हैं अभी। इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। इट इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये तो मैं कब से डिस्कस ही कर रहा हूँ आपके साथ कि इसके अंदर दो मेनली एनवायरनमेंट होंगे, इंटरनल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, सॉरी, है ना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा इंपॉर्टेंस है क्या बिजनेस एनवायरनमेंट की? देखो, मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके आपको फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं, तो उसमें से आप उसकी इंपॉर्टेंस इजीली क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट निकल के आए हैं, देखो, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है कि जो रैपिड चेंजेस होते हैं उसमें आपका बिजनेस कैसे डील करेगा, उसके लिए आपको हेल्पफुल होते हैं, आप पहले से उसके लिए रेडी होते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस सेंसिटाइज द मैनेजमेंट टू मेक न्यू स्ट्रेटजीज टू कॉपी विद द एमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो मतलब हुआ कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वो सेंसिटाइज हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ अब ये काम ऐसे होने वाला है, शायद अब इसके रिगार्डिंग ये नई पॉलिसी आ सकती है, तो वो पहले से उसके लिए क्या करते हैं, मेक ओवर कर लेते हैं, पहले से उसके लिए कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर बोल रहा है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी नॉलेज ही नहीं रहेगी कि कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है, तो आप कैसे अपनी प्लानिंग को फॉर्मुलेट कर पाएंगे, अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर पाएंगे बेटा, है ना। तो बोल रहा है इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो बेटा इसमें क्या बोलना चाह रहा है मेनली ये कि अगर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या, हम देखो बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अगर हमें पता चल जाएगा इन एडवांस, अगर हम पहले से उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हमारे मैनेजमेंट इतनी काबिल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एडवांस में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा हमारा, ठीक है, क्या हमारे स्ट्रेटजीज रहेंगी, ठीक है, किस तरीके से हम आगे डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो उसमें हेल्प करता है हमें नॉर्मली। ये बोल रहे हैं इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। अब देखो अगर हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है और उसके रिगार्डिंग हमें एडवांस में ही हम कोर्स ऑफ एक्शन लेके चलते हैं, हमारा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, वो इजीली क्या होगी, इम्प्रूव करेगी। तो विद कॉन्टिन्यूस कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो चीज़ बोल रहा है बेटा, यस। अब बोल रहा है एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। अगर जो एनवायरनमेंट है आपका बेटा, जो वही आपको प्रोवाइड करता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि आपके बिजनेस की सक्सेस उनके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एनवायरनमेंट के बेस पर आप अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस बोले तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है, इन सबको आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं और इनके रिगार्डिंग आप कोर्स ऑफ एक्शन को अपना डील कर सकते हैं, यस। तो वहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ और आपको एक एडवांटेज देता है, क्या किस चीज़ का एडवांटेज देता है, फर्स्ट मूवर का, कि कोई भी काम आप एक बिजनेस के अंदर, एक कंपटीशन के अंदर सबसे पहले करें, और सबसे पहले करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, लीडिंग कंपनी बन जाएंगे, है ना। तो जैसे आप देखो एग्जांपल दिया हुआ आगे, सैमसंग जो कंपनी थी उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई जो स्मार्टफोन्स हैं उनको अगर हम लॉन्च कर दें, उसके अंदर एक नया वर्जन लेके आ जाए एंड्रॉयड का, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारी एडवांसमेंट हो जाएगी, हम फर्स्ट मूवर बन जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, इम्प्लीमेंट भी किया, और उन्होंने काफ़ी इसका एडवांटेज लिया। उसके अगेंस्ट हम नोकिया को देखें तो नोकिया इसको अपने जो एंड्रॉयड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो गया, ठीक है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता रहा, तो वो उस चीज़ में क्या चला गया, डाउन चला गया, है ना। अब पेटीएम की बात करें तो पेटीएम देखो अपॉर्चुनिटी कैसे उठाई, जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पेटीएम कंपनी को चल गया पता कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अब क्या होंगी, मोबाइल के थ्रू होंगी, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होंगी, तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट के ऊपर फोकस किया उस टाइम, और उन्होंने वो सिस्टम को अपलोड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, किस टाइम पर, डिमोनेटाइजेशन पीरियड में। तो उस टाइम के बाद से देखो इनका कितना
अपना मतलब कि अपना में एक लीडिंग कंपनी बन चुकी है पेटीएम, है ना। तो मतलब ये चीज़ दिखाई जाती है बेटा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सैमसंग कंपनी है उसकी बाजुएं थोड़ी मजबूत हो रखी हैं, नोकिया बेचारा थोड़ा पस्त हो गया यहाँ पर, है ना। तो पेटीएम ने जैसे यूपीआई को अपना सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें बताई जाती है बेटा कि जो अगर आप फर्स्ट मूवर बन जाते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना है वहाँ पर वो फेल हो जाएगा, और जो फर्स्ट मूवर बन गए तो आप उस चीज़ का एडवांटेज यहाँ पर ले पाएंगे। क्लियर है। अगला बोल रहा है थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। सबसे मेन पॉइंट बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि वो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको एडवांस में भी आपको वार्न कर देता है कि हाँ अब शायद ये हो सकता है, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें, ठीक है। बोल रहा है एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल आपको दे देगा। जैसे कि अब एग्जांपल दिया आपका, देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन यूक्रेन केप्ट द इन्वेस्टर अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द कंट्री। अब पता है कि भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है यूक्रेन के अंदर, और वहाँ पर कभी भी कुछ भी पंगा हो सकता है, मतलब वहाँ पर हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सारे के सारे बिजनेस ठप हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर को क्या मिल गया, अर्ली वार्निंग मिल गई कि हमें वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यही तो एनवायरनमेंट से फ़ायदा हुआ हमें, ठीक है। अगला बोल रहा है कि इफ़ अ कॉम्पिटिटर इज़ प्लानिंग टू इम्पोर्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एट अ चीपर रेट, तो ये उसको अर्निंग वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि भाई अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या मेरे फेवर में है कि नहीं है। तो वो सारे आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब जैसे अगला पॉइंट बोल रहा है कि शट डाउन ऑफ operations due to spread of COVID-19 around the world caused decline in the price of stock market। अब आपको पता चल गया पता कि स्टॉक मार्केट का प्राइस डाउन जाएगा क्योंकि कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को घेरा हुआ है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ा ना उस चीज़ का, ठीक है। तो उससे आपको क्या पता चला कि आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गए कि हमें अभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हमारा नुकसान हो सकता है ना। तो ये अर्ली वार्निंग सिग्नल है, और अभी तो उनकी वर्किंग वैसे ही बंद पड़ी है तो आप कर भी नहीं सकते, है ना। तो वो सारी कंडीशंस बेटा यहाँ पर बताता है आपको। बोल रहा है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आपको ये भी पता चल जाता है कि भाई अब आने वाले टाइम में शायद इस चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, इस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, इस मशीनरी का प्राइस बढ़ जाए, आप इसको एडवांस में टैप अप कर लो, खरीद लो, अपने स्टॉक में रख लो, है ना। तो ये भी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। देख क्या बोल रहा है, एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस लाइक फाइनेंस मशीन रॉ मटेरियल्स, ठीक है। वो चीज़ बोल रहा है गवर्नमेंट अनाउंस अ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी इफ़ गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया। अब देखो, अब ये भी आपको क्या बोलते हैं ना कि आपको यूजफुल रिसोर्स के बारे में बता दिया यहाँ पर कि क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी, कि अगर आप कोरिया से इंपोर्ट करते हैं कोई सामान तो आपके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आप वहाँ से इंपोर्ट करना चाहेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिड्यूस कर दिया तो आप क्या है रिसोर्सेज को टैप अप करने का और बेनिफिट हो गया, आप जहाँ रिसोर्स इंपोर्ट कर सकते हैं यार लेके आ सकते हैं, क्योंकि लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है तो आप लोन ज़्यादा ले सकते हैं बैंक से, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सप्लायर्स ऑफर डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल्स, अगर सप्लायर्स जो हैं रॉ मटेरियल पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू पता चला, कॉम्पिटिटर के थ्रू पता चला, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए बेनिफिट हो गया, आप रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेंगे वहाँ से। क्लियर है बेटा। हाँ जी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा कि व्हाट इज़ बिजनेस, what are the objectives of business, what is business environment, what are the features of business environment, then what are the importance of business environment। अब बेटा नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आ रहा है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हम पहले भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। तो बेटा आप देख रहे हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है मेनली ये दो तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। यस, इंटरनल एनवायरनमेंट में देखो बेटा पहला आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, किस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है, क्या हम कल्चर को फॉलो करते हैं, वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। वो इंटरनली इफेक्ट करता है हमारे
ह्यूमन रिसोर्स किस टाइप के हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ किस टाइप के हैं, हमारी मैनेजर किस टाइप के हैं, हमारे बीओडीज़ किस टाइप के हैं, किस तरीके से डील करते हैं, वो सारा इम्पैक्ट डालता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कि स्ट्रक्चर भी देखो बहुत मायने रखता है अपना में, कि आपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, आपका डिवीजन ऑफ वर्क किस तरीके से डील करता है, ठीक है, आपके यूनिटी ऑफ कमांड किस तरीके से डील करती है, ठीक है, आपका मतलब ये सारा जो पॉइंट है ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस करता है, जो कि आपके बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है उसको डील करता है, ठीक है। फिर फिजिकल एसेट्स आपके पास कितने हैं, वो भी आपके इम्पैक्ट डालेगा किसके ऊपर, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर। यस, अगला है अपना प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, कि आपके प्रॉफिट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या बोलती हैं, ठीक है, वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं बेटा। यस, अगला आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा, मैनेजमेंट तो हमें पता है कि सबसे अहम रोल अदा करती है किसी भी बिज़नेस के अंदर। मैनेजमेंट का ही तो रोल होता है कि आगे के सारे काम किस तरीके से करवाए जाएँ ताकि हमारे बिज़नेस का गोल को हम अचीव कर सकें। तो यही बेटा सारे क्या हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट्स हैं। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो ये वो एनवायरनमेंट हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता बेटा, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, जो कि सारे के सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं बजाय उनके अंदर कुछ चेंजेस करने के। क्लाइमेट है सबसे बड़ी चीज़ है, क्लाइमेट के ऊपर कोई चेंज कर सकते हैं क्या, हम चाहे तो बारिश रुकवा सकते हैं, नहीं। अगर बारिश हो रही तो हो रही है बेटा, वो क्लाइमेटिकल चेंज है, चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है तो हम क्या उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंज है बेटा वो, ठीक है, क्लाइमेटिकली वो होएगा, ठीक है, वो नेचुरल है अपने आप में, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल अपने फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे डीप में। इकोनमी मतलब इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आ गया, देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, कॉम्पिटिशन विद द राइवल फर्म्स, जो हमारी फर्म्स हैं जिनसे हमारा कॉम्पिटिशन है। मीडिया सबसे मेन पॉइंट है ना, मीडिया चाहे तो किसी भी कंपनी को डुबो सकता है, मीडिया चाहे किसी कंपनी को अप हिल कर सकता है, अब मीडिया कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगला फैशन, मतलब ये सारे क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं बेटा। यस, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो हमने देखो ये काफ़ी जो है कंसाइज फॉर्म में आपको दिखाया गया बेटा, ध्यान देना इस चीज़ पर। बिजनेस एनवायरनमेंट को मेनली हमने जो डिवाइड किया था, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या था। तो इंटरनल में जो चीज़ें हमने पढ़ी सारी मैक्सिमम वही चीज़ें हैं, लाइक इंटरनल में हमारा प्रमोटर्स आगे, शेयर होल्डर्स आगे, ठीक है, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, वो आ जाएगा, हमारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हमारे जो इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैसे हैं, ठीक है, हमारे ब्रांड इक्विटी किस टाइप की है, कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की गुडविल क्या है, क्या शो करती है, वो सारे आ गए इसके अंदर। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, एसेट्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है बिज़नेस की, वो भी इसमें आ जाती है बेटा। फिर है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि अपना में बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो कि बाकी सारे रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और उसको इफेक्टिव वे में शो करता है। मार्केट की जो कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, मार्केट में हमारी स्टैंडिंग क्या है, हमारी लीडिंग कैपेसिटी क्या है, उन सबको शो करता है क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो मतलब कि क्या करते हैं, बहुत मतलब डीपली इसको लिंक नहीं करता, मतलब वो डायरेक्टली आप क्लोजली लिंक करते हैं उस चीज़ को, आपके बिजनेस को, लाइक कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, फाइनेंसर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, मतलब ये सारे क्या पे माइक्रो कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जब हम बात करते हैं मैक्रो की, तो उसमें इकोनॉमिकल, सोशल, डेमोग्राफिकल, पॉलिटिकल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ग्लोबल, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका फैक्टर जो है वो मैक्रो लेवल में आएगा बेटा, ठीक है। तो इसके बाद जो बेटा अगला पॉइंट आता है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसी चीज़ को डील कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इस टॉपिक को हम डील करेंगे अब आगे पूरा। तो हम बात कर रहे हैं पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट की। यस, हाँ जी। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या बोलता है, तो बोल रहा है द फैक्टर विच कैन बी कंट्रोल बाय द कंपनी। ऐसे फैक्टर जो कि कंपनी कंट्रोल कर सकती है, तो वो इंटरनल है। इंटरनल है तो हमारे खुद के कंपनी का एनवायरनमेंट है, तो उसको कंपनी जैसे चाहे मोल्ड अप कर सकती है। फिर बोल रहे हैं प्राइमरी फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब
ऐसे फैक्टर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर, लाइक मैन, मटेरियल, मनी, ठीक है, ये सारा इसमें आता है। हाँ जी, फिर बोल रहा है एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, तो किस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? वैल्यू सिस्टम, सॉरी इसको हम यहीं पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ, देखिए ये एलिमेंट्स हमारे वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, इंटरनल पावर रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी की इमेज, ब्रांड, ठीक है। हालांकि हम इसको यहाँ पर डीपली पढ़ चुके हैं बेटा, जो ये सारे थे ये पॉइंट, यही पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा है, उसमें से जो मेन पॉइंट थे उनको वहाँ पर लिखा गया है। यस, हाँ जी। तो बेटा जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंटरनल एनवायरनमेंट तक रहेगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा स्टार्ट होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।